गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है नियंत्रण तथा समन्वय, जिसको अंग्रेजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल करना तथा उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, मतलब एक दूसरे के बीच में जो है इस प्रकार से एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा स्टेट लाएं जो कि हमेशा लगातार चलता रहे। तो आज के टॉपिक में हम यही समझेंगे, जानेंगे। तो जो जीव जंतु होते हैं और जो वनस्पतियां होती हैं, उनमें नियंत्रण तथा समन्वय लगातार चलता रहता है और उसी के आधार पे जो है प्रक्रियाएं करते हुए अपने वो जीवन को जो है जीती हैं और लगातार चलते रहते हैं। तो देखते हैं कि जो जीवधारी होते हैं, अब बात यहाँ पे दो ही चीज़ है, एक नियंत्रण की है, एक समन्वय की है। हमने कुछ चैप्टरों में हार्मोन्स की भी चर्चा की और हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, तंत्रिका तंत्र की भी बात करेंगे। तो नियंत्रण कैसे होता है और समन्वय कैसे होता है। देखिए, जंतुओं में हम देखते हैं, पहले जंतुओं में नियंत्रण कैसे होगा। तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय, अब यहाँ पे हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे जानेंगे क्या होता है। जो जंतु होते हैं उनमें कुछ जो प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ जो कार्य होते हैं, वो उनके नियंत्रण में होता है और कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो कि उनके नियंत्रण में नहीं होता, वो उनके जो है नियंत्रण से बाहर होता है। तो अब जैसे जो हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं, ये हमारे नियंत्रण में है, हमारे इच्छा पे होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर चलती हैं और हमें तनिक भी आभास भी नहीं होता। तो ये प्रक्रियाएं कैसे होती हैं और उनका नियंत्रण किस प्रकार से होता है और किसके द्वारा इनके बीच में संबंध या समन्वय स्थापित होता है, देखते हैं। तो हमने कहा कि हमारे बॉडी में जो समन्वय और नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है वो दो चीज़ों से होती है। हम बता देते हैं, एक तंत्रिका तंत्र हमारे अंदर होता है, मनुष्य के अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, या फिर जो जंतु होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र होता है। और एक जो है हमारा ये रासायनिक, ये कहते हैं हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स, दो चीज़ें हमने बताई आपको, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से और हार्मोन्स के माध्यम से जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है। और इन्हीं के माध्यम से कुछ चीज़ें जो हमने जैसा कहा कि कार्य हम कर पाते हैं, जो हमें जानकारी में रहती है हमारे, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो विशेष है, तो ये तंत्रिका तंत्र भी तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जिसको समन्वय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है दो ही प्रकार का है। एक तंत्रिका समन्वय है, यहाँ पे समन्वय हो रहा है, और एक हार्मोन्स के माध्यम से समन्वय होता है। ये कैसे होता है, अब बातों को समझिए। हमारे बॉडी के अंदर का एक इन्वायरमेंट, वातावरण है, और हम जिस पर्यावरण में रहते हैं एक वातावरण वो है। तो अंतः वातावरण जो हमारे शरीर में है और बाह्य वातावरण जहाँ पे हम रहते हैं, उनके बीच में समायोजन होना चाहिए। उनके बीच में जो है वो परिस्थिति होनी चाहिए जिस परिस्थिति पे हम जो है, जो कोई भी मनुष्य जी सके। तो उस परिस्थिति को करने के लिए तंत्रिका के माध्यम से समन्वय होना चाहिए और हार्मोन्स के माध्यम से समन्वय होना चाहिए। अब
आप सोच रहे होंगे कि इनके माध्यम से समन्वय की प्रक्रिया या नियंत्रण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हम आपको बताते हैं, जो निम्न जंतु होते हैं से और जो उच्च प्रकार के जो जंतु होते हैं, हर प्रकार के जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र होती है वो साधारण से लेके जटिल तक होती है। सूक्ष्म जंतुओं में जो छोटे जंतु होते हैं उनमें सामान्य प्रकार का जो है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जबकि जो उच्च प्रकार के होते हैं उनमें बहुत ही जटिल प्रकार का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। और उन्हीं के माध्यम से, तो अब इस तंत्रिका तंत्र में कौन कौन शामिल होता है आप देखें, मस्तिष्क शामिल होता है, मस्तिष्क रहता है, और मस्तिष्क के साथ साथ में हमारी जो है, जो इसमें जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं वो शामिल होती हैं, जिनके माध्यम से पूरी तंत्रिका तंत्र बनती है। तो मस्तिष्क हो गया, न्यूरॉन्स हो गया। अब इसके साथ साथ में यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स हैं ये फॉर्म कर दो चीज़ों में हम बांटेंगे इसको। एक को बोलते हैं जो संवेदी अंग बोला जाता है, और एक जो क्रियान्वयन होता है, जहां पे जो कहते हैं, एक को बोलते हैं मोटर अंग, मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये संवेदी अंग में संवेदी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स क्या है, जो कि अब आप थोड़ा समझिए, न्यूरॉन्स जो होती है वो न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर या जंतुओं के शरीर में पाया जाता है उसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, और उसी के माध्यम से पूरा का पूरा तंत्र बना है, जिसमें मस्तिष्क से जुड़ा हुआ न्यूरॉन्स और उससे जुड़ी हुई संवेदी अंग जो मोटर न्यूरॉन होती है। अब आप समझिए कि इस संवेदी अंग में जो है ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते, मतलब कि सूचनाओं को पकड़ने की क्षमता होती है इनके पास, संवेदी अंग। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा हमारे पास संवेदी अंग कौन कौन से हैं। संवेदी अंग जैसे आपका आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है और जीभ, ये 5 जो होते हैं, जो मनुष्य में खासकर इसमें विशेष प्रकार के जो है बाह्य, जिसको क्या बोलते हैं, ये संवेदी अंग होते हैं, जहाँ से जो वातावरण से जो भी एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक जो होगा, वातावरण में जो भी उत्प्रेरक हो, चाहे वो केमिकल रसायन के रूप में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कोई जो है वस्तु हो, या फिर कोई जो है कोई एक विशेष प्रकार की वस्तु हो, जिस किसी रूप में होगा, वो अगर आपके संपर्क में आता है वातावरण के अंतर्गत, तो ये आपके संवेदी अंग, जहाँ पे ये न्यूरॉन्स हम बात कर रहे हैं, ये पाए जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको उत्प्रेरित करेंगे। और उत्प्रेरित करेंगे तो उत्प्रेरणा से क्या होता है, ये उच्च सूचनाओं को क्या करते हैं, पकड़ लेती हैं, और इस सूचनाओं को ये मस्तिष्क में ले जाती हैं। ठीक है, सूचनाओं को मस्तिष्क में ले जाएंगी, और मस्तिष्क जो है इन सूचनाओं को पकड़ के तुरंत इनको मोटर न्यूरॉन्स को भेजती है, और वहाँ से जहाँ पर आपकी जो है मसल्स होती हैं, जिसको आप पेशियाँ बोलते हैं, पेशियाँ हैं, या फिर कोई जो है विशेष प्रकार की ग्रंथि है, या फिर जो शरीर का कोई भाग है, वहाँ से जहाँ पे कार्य होना है वहाँ पे वो भेज देती है। तो आप देखिए एक नेटवर्क है, एक जाल की तरह है, कि कोई उत्प्रेरक जो है उत्प्रेरित किया, और जैसे मान लीजिए हमने जो है
जो है हमारे टच में, हम आग के सामने कोई भी जैसे अपना हाथ रखते हैं तो जब लौ बढ़ती है तो तुरंत हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। तो ये आप समझिए, ये हमने कहा जो हमारी त्वचा है, स्किन है, इसको क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे न्यूरॉन से, और जैसे ही लौ बढ़ी, आग जो है लपटें बढ़ी, तुरंत हमने हाथ को हटाया। ये सूचनाएं इस न्यूरॉन्स यहाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई के ब्रेन तक पहुँची हैं, और मतलब मस्तिष्क पहुँची हैं। तो मस्तिष्क तुरंत जो है हाथ हटाने की प्रक्रिया को करवाएगा, तो तुरंत यहाँ पे फिर से वो मैसेज भेजेगा, सूचनाएं देगा कि आप हाथ को हटा लीजिए। तो मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से यहाँ पे हमारी पेशियाँ होती हैं, हमारी जो है मसल्स होती है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं वो, तो और या फिर कुछ विशेष प्रकार की, तो हमने एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, तो तुरंत हम हाथ को वहाँ से हटा लेंगे। दूसरा उदाहरण, अगर आप किसी सांप को आपके सामने आप देखते हैं और तुरंत वहाँ से उसको देख के भागने का प्रयास करते हैं, तो देखा आपने आँखों से, आँख क्या होती है, संवेदी अंग है आपकी, यहाँ पे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो जिसको सेंसरी बोलते हैं, और यहाँ से तुरंत इसने ब्रेन को भेजा कि क्या, तो ब्रेन ने तुरंत मैसेज आपके पैरों के मसल्स जो होती हैं, पेशियाँ जो होती हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भेजती है, और तुरंत वो हम जो है वहाँ से भाग लेते हैं। तो क्या ये एक पूरा एक जो है क्या है, तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, ये नियंत्रित कर रही है। और देखिए अब किस प्रकार से जो आंखें हैं, मस्तिष्क है, हाथ है, या फिर पूरी बॉडी का जो फीचर है, पेशियां हैं, वो सब एक दूसरे से समन्वित होके एक दूसरे से जुड़ के कार्य कर रही हैं, नियंत्रित अवस्था में समन्वय के साथ में पूरी तरीके से कार्य कर रही हैं, जिससे कि हम जो है अपना कार्य पूर्णतः कर लेते हैं। और लेकिन ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये मिली सेकंड में काम करता है, मिली सेकंड में काम करेगा, ठीक है, बहुत तीव्र से काम करेगा। जैसे कि बिजली की करंट दौड़ती है, उसी प्रकार से तुरंत आप सोचिए, आपका पलक झपकता है, तो ये पलक झपकने की प्रक्रिया आप कैसे होगी, हाथ को आपने तुरंत हटाया, तो ये प्रक्रिया सोचिए, इंफॉर्मेशन जाता होगा, सूचनाएं जाती होंगी, फिर सूचनाएं भेजी जाती हैं, उतने के बीच में कितना समय लगता है। तो एक जो है हमारा जो समन्वय है, जो जंतुओं में समन्वय है, वो इस प्रकार से होता है। दूसरा हार्मोन्स, जैसा कि हमने अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया, हार्मोन्स कल भी बताया था हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है, एक रासायनिक संदेशवाहक है, कल भी बताया था, और ये भी समन्वय स्थापित करता है। ये भी क्या करता है, संदेशवाहक है। ये क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, ग्रंथ से निकलता है, निकलेगा और रक्त में जाके घुल जाएगा, रुधिर में जाके घुल जाता है, और रुधिर के माध्यम से जिस पेशियों में, जिस बॉडी शरीर के भाग में पहुंचना है, जहां से प्रक्रिया होनी है, वहां पे वो पहुंचेगी और तब जाके प्रक्रिया करवाएगी। लेकिन चूंकि ये रक्त के माध्यम से चलने वाली प्रक्रिया है, होने वाली प्रक्रिया है, और ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगी, तो इसमें टाइम लगता है, ये समय ज़्यादा लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिली सेकेंड में हो रहा है, ये घंटों में होता है। और यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र की बात मैंने की थी, ये जो है कुछ ही समय के बाद खत्म हो जाता है, कुछ समय के बाद ये सामान्य अवस्था हो जाती है, पूरी की अवस्था। जबकि ये जो हार्मोन से होने वाला जो प्रक्रिया है, समन्वय है, वो घंटों बनी रहती है, घंटे या फिर कुछ समय के लिए ये बनी रहती है। तो ये दो प्रकार से हमारा समन्वय होता है। अब ये हार्मोन्स जो है, जैसे आपको आपका वृद्धि होगा, आपका विकास होगा, आपका जो है लैंगिक जो लक्षण होगा, आपका जो है जो
भोजन करने की प्रक्रिया होती है, भूख लगने की प्रक्रिया होती है, या फिर पलकों के झपकने की प्रक्रिया होती है, या आपके पाचन तंत्र में जो वहाँ से एंजाइम निकलते हैं उनके निकलने की प्रक्रिया होती है, ये सब के सब जो है ये इस हार्मोन्स के नियंत्रण में होते हैं। वो नियंत्रण जो मैंने कंट्रोल लिखा है वो होते हैं। और देखिए इस प्रकार से रक्त में होते हुए समन्वय करते हुए हमारी प्रक्रियाओं को, जंतुओं की प्रक्रियाओं को करने में सक्षम होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो इनका जो नियंत्रण है वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो मैंने ये आपको अभी बताया कि तंत्रिका तंत्र के साथ में समन्वय और हार्मोन्स के साथ में समन्वय हुआ। अब दो जो तंत्र थे उनके माध्यम से समन्वय होता है। तो समन्वय क्यों जरूरी है, समन्वय कब होता है? जबकि जो जंतुओं, जीवों में बाह्य और अंतः जो वातावरण हमने जैसा बोला, उसमें उनके बीच में जो संतुलन बनाते हैं हम, बाह्य वातावरण और अंतः वातावरण के बीच में जो संतुलन होता है उसी को हम जो है होमियोस्टैसिस प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? होमियोस्टैसिस। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये प्रक्रिया, ये स्टेट, ये जो है ये कंडीशन, नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर ये नियंत्रण होगा तभी समन्वय की प्रक्रिया होगी, और जब समन्वय की प्रक्रिया होती है तभी जीव जो है लगातार रूप से जीवित रहेगा। तो इस स्थिति में बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत ढेर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। वो प्रक्रियाएं इन्हीं के नियंत्रण में होती हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमारी जो बॉडी होती है, अगर हम जीव जो है वो जीवित अवस्था में बना रहता है तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये समन्वय है। और ये समन्वय आएगा तो वो होमियोस्टैटिस कंडीशन में होगा। होमियोस्टैटिस जो दशा होती है, एक ऐसी जीवित जो दशा होती है, तो वो व्यक्ति को तब आती है जब समस्थैतिका, जिसको होमियोस्टैसिस, समस्थैतिका। अब ये होमियोस्टैटिस कंडीशन में क्या होगा, हमारे बॉडी का जो जीवों के या फिर जैसे मनुष्य के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगातार समान अवस्था में बना रहे। क्या रहे? तापक्रम जो होता है वो बना रहे। तो एक तापक्रम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर तापक्रम हमारा नहीं होगा तो हमारे अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो नहीं पूर्ण होंगी। और जब नहीं पूर्ण होगी तो हमारा जो नियंत्रण समस्थैतिका होगा वो बिगड़ जाएगा, और धीरे धीरे हम धीरे धीरे जो है हमारी स्थिति खराब होके हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर एक तापक्रम पे जो उपापचयी क्रियाएं चलती हैं तो वो तभी चलती हैं जबकि इसी टेम्परेचर पे जो हमारा एंजाइम है वो कार्य करता है। मतलब अगर तापक्रम जैसे गर्मियों के टाइम में, सर्दी के टाइम में या किसी भी मौसम में हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जो तापक्रम है वो हमेशा लगातार जो है संतुलित अवस्था में रहे, तो यही जो संतुलन है वो समन्वय की स्थिति में आएगा, समन्वय के आधार पे आएगा। जब समन्वय होगा तब होमियोस्टैसिस होगा, और जब होमियोस्टैसिस होगा तो समन्वय की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो एंजाइम का कार्य होता है, एंजाइम अच्छे तरीके से जो है इस उपापचयी क्रियाओं को कराएगा। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से ही जो मनुष्य होते हैं या जो जीव होते हैं या और भी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं,
एनर्जी को प्राप्त करते हैं या कोई अन्य जो है प्रक्रियाओं को नए अपने बॉडी शरीर के अंदर उनके बनती है और उसी के माध्यम से फिर आगे प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। तो एंजाइम कार्य करता है और एंजाइम काम करेगा तो ये उपापचयी क्रियाएं होंगी और जिससे हमें जीने के लिए क्या होगा, जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होगी, ईंधन होगा हमारे पास, एनर्जी होगी वो प्राप्त होगी और इस एनर्जी के माध्यम से फिर हम जीवित रहेंगे। तो ये जो कंडीशन है तापक्रम वाली, ये समस्थैतिका पाती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टीडी स्टेट। स्टीडी स्टेट बोला जाता है कि समान एक ऐसा स्थिति जहां पर बाह्य इन्वायरमेंट के अनुसार जो बाहरी पर्यावरण है, वातावरण है, उसके हिसाब से हमारा जो अंदर का वातावरण है उनके बीच में संतुलन स्थापित करते हुए बॉडी की जो हमारी उपापचयी क्रियाएं हैं, शरीर की उपापचयी क्रियाएं हैं, वो चलती रहे, तापक्रम हमारा बना रहे और जिसमें ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कहें कि बहुत पूर्णतः जो है इसको नियंत्रित और क्या करते हैं, समन्वित करते रहते हैं। अगर इनका समन्वय नहीं होगा तो यहाँ पे जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो उदाहरण दिया था वो आप देखिए। अब समस्थैतिका का मतलब ये है कि एक ऐसा संतुलित अवस्था, एक ऐसा संतुलित तापक्रम जिस पे जीवों का जो जीवन है वो लगातार चलता रहे और वो तब चलेगा जबकि बाह्य वातावरण से और अंतः वातावरण से संतुलन हो। तो उसी के लिए हमारे अंदर इन दोनों जो हमारे तंत्र होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मैंने कहा हमें अगर गर्मी लग रही है हमें, तो गर्मी का जो एहसास होता है वो हमें इस हमारी त्वचा से पता चलता है, हमारे इस तापक्रम जो है वहाँ पे बढ़ता है उससे पता चलता है। तो क्या होगा कि हमारे बॉडी का जो तापक्रम है वो बाहर के तापक्रम से के हिसाब से जो है यहाँ पे संतुलन बनाता है। हमारी बॉडी का तापक्रम अगर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा तो हम जीवित रहेंगे, अदर नहीं तो वो हमें जो है एंजाइम का जो फंक्शन ये कार्य होगा वो नहीं होगा और जब कार्य नहीं होगा तो उपापचयी क्रियाएं नहीं होंगी जिससे कि समस्थैतिका नहीं आएगा। तो इसलिए इस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से या एंजाइम हार्मोन्स के माध्यम से वहाँ पे जिस कभी भी जहाँ पर भी वो आवश्यकता होती है वो वातावरण से जो परिवर्तन, जो सूचनाएं हमारे संवेदी अंग के माध्यम से जाती है इस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, या फिर हमारे बॉडी के अंदर भी, जो शरीर के अंदर भी बहुत सारी जो क्या कहते हैं कि संवेदी अंग, संवेदी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमारे जो है जो इच्छा के हिसाब से होता है, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो इनको हम नहीं कर सकते। तो जो बाह्य संवेदी अंग होते हैं उनके माध्यम से जब सूचनाएं हमारे तक पहुंचती हैं और हम समन्वय स्थापित करके समस्थैतिका लाने का प्रयास करते हैं, तो वो ये बाह्य जितने भी संवेदी अंग होते हैं उनके द्वारा होता है। और जब अंदर कोई जो जिन प्रक्रियाओं का नियंत्रण आंतरिक रूप से होता है वो संवेदी अंग होते हैं जो कि अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन में दोनों तरीके से अलग अलग तरीका है, लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो एक होता है कि किसी भी तरीके से हमारा जो जीने की प्रक्रिया है, जो तारतम्यता है, जो लगातार वो चल रहे हैं, जी रहे हैं, वो हमेशा उसी क्रम में, उसी परिस्थिति में, वो परिस्थितियों के हिसाब से बना रहे और वो जीते रहें। तो जंतुओं में
समन्वय और नियंत्रण जो की प्रक्रिया हमने बताई, उसी प्रकार से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मैंने कहा कि तंत्रिका तंत्र का जाल होता है और उस जाल से वो सूचनाएं उनको मस्तिष्क तक पहुंच के और वो जो है आपके पेशियों या फिर मसल्स में पहुंचाती हैं। उसी प्रकार से हार्मोन्स में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है वो रक्त के माध्यम से वहाँ पे हार्मोन्स को भेज के जो है होम्योस्टैटिस प्रोसेस करवाते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि क्या कभी जो है पौधों में भी ये रासायनिक समन्वय की प्रक्रिया होती होगी? क्या पौधे भी जो है पौधों में भी ये तंत्रिका तंत्र या हार्मोनल जो सिस्टम होता है, हार्मोन्स का सिस्टम पाया जाता है या नहीं पाया जाता? तो जंतुओं में हम थोड़ा सा यहाँ बताएं, जैसे कि अमीबा जो छोटे जंतु होते हैं, उन सब में जो ये समन्वय की प्रक्रिया होती है, नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, वो डायरेक्ट जो हमारा सेल होता है जिसको हम कोशिका बोलते हैं उससे हो जाता है। लेकिन जो उच्च जीव जंतु होते हैं उनमें उनके कोशिका के जुड़ने से क्या होती है, जटिलता बढ़ती है, इसलिए वो इस प्रकार के तंत्र पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं और उनसे प्रक्रियाएं होती हैं। जबकि हमने अभी चर्चा की आपको कि क्या पौधों में भी इस प्रकार का कोई जो है सिस्टम पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है। तो हम आपको बताएं, पौधों में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स की जो प्रक्रियाएं होती है वो बिल्कुल नहीं होती हैं। उनमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है जैसा कि जंतुओं में पाया जाता है। वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट के प्रभाव से या किसी, जैसे कुछ पौधे होते हैं, जैसे सूरजमुखी का पौधा होता है, तो वहाँ पे उद्दीपन होता है। आप देखिए, हम बताते हैं आपको कि पौधों में क्या नियंत्रण कंट्रोल होता है, तो ऐसा सिस्टम तो नहीं पाया जाता, लेकिन वहाँ पे कुछ उदाहरण के रूप में हम बताते हैं कि अगर सूरजमुखी का जो पौधा है ये सूर्य की रोशनी की तरफ जो है वो झुक जाता है। अब झुकने का डायरेक्शन ये है कि ये बाह्य जो वातावरण है वो उससे उद्दीपित होके, उद्दीपक जो बाहर है उद्दीपक उससे उद्दीपित होके स्टिमुलेट होके अंग्रेजी में बोला जाता है, उत्प्रेरणा पाके ये सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो सूर्य की रोशनी की तरफ जो है घूम जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से छुई मुई का जो पौधा होता है, छुई मुई का जो पौधा होता है वो छूने से, अगर हम उसको छुएंगे तो वो मुरझा जाते हैं, मुरझा जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, ये दिखाती हैं कि अगर बाह्य उद्दीपन हो तो बाह्य उद्दीपन के माध्यम से भी ये जो पौधे होते हैं वो कुछ जो है हद तक जो है घूम जाते हैं, मुड़ जाते हैं। या फिर जब पौधा जो एक बीज होता है जब अंकुरण करता है, अंकुरण जब अंकुरित होता है, आप ध्यान दीजिए, जब अंकुरित होता है तो वो उसमें जड़ निकलते हैं, तो आप देखिए वो नीचे की तरफ जो है झुक जाता है, नीचे की तरफ जाता है ना, और तना ऊपर की तरफ प्रोहन निकलता है। तो ये सब जो पौधों में ये सब जो गतियां हैं ये दिखाती हैं कि कुछ हद तक जो है बाह्य उद्दीपक से ये सारी चीजें जो समन्वय की प्रक्रिया या नियंत्रण की प्रक्रिया है या ये जो गति की प्रक्रिया हो रही है वो पौधों में भी पाई जाती है और दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने देखा नियंत्रण जो है वो बहुत जरूरी है। हर जीव जंतुओं में एक जो है जो तंत्र होता है वो दूसरे तंत्र से जो है या एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से उसका संबंध स्थापित होता है और उसी संबंध या यूं कहें कि एक कार्य का
एक जो कोई अंग है या अंगतंत्र है वो काम कर रहा है तो उसका उस कार्य का जो प्रभाव होगा वो दूसरे तंत्र पे भी पड़ेगा और उस प्रकार से उनमें एक संबंध स्थापित होगा और वो संबंध ऐसा होगा जिस प्रकार से समन्वय स्थापित हो जाएगा और समन्वय स्थापित होके वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपने ये देखा कि लगातार इस जो टॉपिक आपका था कि नियंत्रण तथा समन्वय, तो जंतु और पौधों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग तंत्र को रखते हुए अलग वातावरण के हिसाब से, वातावरण के अनुसार बाह्य और अंतः बाह्य परिस्थितियों को संतुलित करते हुए होम्योस्टैटिस कंडीशन में होते हुए जो जीवधारी होते हैं वो अपनी प्रक्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को करते हैं और लगातार जीवन चलाते रहते हैं, जीते रहते हैं। इसलिए उनके जीवन में समन्वय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो ये टॉपिक था वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। कल दूसरे टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप वहाँ पे कमेंट के द्वारा जो है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।